अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड आज फाइनली जो है मैं बख्त स्टार्ट करने लगी हूँ रिकॉर्ड करना। बख्त यार, मेरा नवल के बाद आई थिंक जो सबसे फेवरेट नॉवल रहा है वो बख्त है। आई होप कि आप लोगों को भी ये बहुत पसंद आएगा। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बगैर किसी इंतज़ार के हम अब शुरू करते हैं। इंतसाब। मैं वक्त को अल्लाह के नाम करती हूँ, वो जिसने मेरे लिखे में तासीर रखी और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं लिख सकूँ। अल्लाह के नाम, वो जिसने लिखवाया और वही जो लिखवा रहा है। पेश लफ्ज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें, इज़्ज़तें, कामयाबियाँ अल्लाह के नाम। वक्त मेरी पहली तहरीर। हर इंसान को उसकी मेहनत अच्छी लगती है। मुझे वक्त सिर्फ अच्छा नहीं लगता, मुझे वक्त से मोहब्बत है। मैंने 18 साल की उम्र में इसे लिखना शुरू किया था। लोग मुझसे पूछते हैं, आप लिखारी कैसे बन गई? आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? हर छोटे बड़े लिखारी के पास इस सवाल के बड़े बड़े जवाब होंगे। मेरे पास नहीं है। मेरे लिए लिखना एक मौत से जैसा है। मैंने अपने बचपन में कभी कोई एक सत्तर भी नहीं लिखी। इतनी लंबी तहरीर तो फिर एक अलग चीज़ है। कहानियाँ मेरे जहन में बचपन से थीं। मैं 14 साल की थी जब भक्त का प्लॉट मेरे जहन में आया था। 13 साल की उम्र में मैं अपनी बहन को वो तमाम कहानियाँ सुनाया करती थी जो मेरे जहन में बुनी होती थीं। वो अक्सर पूछती थी, ये किसका नावल है? मैं कह देती थी, किसी दोस्त ने पढ़ने के लिए दिया था। इस झूठ के लिए वो मेरा कत्ल कर सकती है। मेरी इंस्पिरेशन कुछ खास नहीं थी। मैं बस उन किरदारों से तंग थी जहाँ एक इंसान कोरा पन्ना है तो दूसरे की स्याही ख़त्म ही नहीं होती। ऐसे किरदार गैर हकीकी होते हैं। और मेरी दूसरी इंस्पिरेशन थी उर्दू अदब में फैला एक ट्रेडमार्क ख़त्म करना कि कहानियाँ बस मोहब्बत की होती हैं। हाँ, मोहब्बत ज़िंदगी का एक अहम और लाजमी जुज़ है, लेकिन ज़िंदगी में मोहब्बत के अलावा भी चीज़ें और मसाइल काबिल गौर हैं। वक्त के किरदार ना मुकम्मल स्याह हैं ना सफ़ेद। हर नॉर्मल इंसान की तरह गलतियाँ करने वाले, भूल चूक और गुनाह करने वाले किरदार, लेकिन फिर वापसी की तरफ आने वाले किरदार। मैंने वक्त को अपना एक साल दिया है। एक साल बहुत लंबा वक्त होता है। यहाँ कई बार आपका हौसला जवाब दे जाता है, हिम्मत टूट जाती है, नाकामी का खौफ सताने लगता है, लेकिन फिर भी अपने अज़म पे डटे रहना एक जंग जैसा था और मैंने उससे लड़ा है। मेरी उम्मीद है आपको उमर हयात, हाले सुल्तान, हारून शाहिद, महरमा सुल्तान, फरवा सुल्तान और याकूत मिर्ज़ा का ये सफ़र बहुत कुछ सिखाएगा। आखिर में कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बल्कि उनको सहराना चाहती हूँ। सबसे पहले महर, तुम्हारा शुक्रिया। तुम एक मुस्तकिल मिजाज लड़की नहीं थी, लेकिन तुमने एक नॉवेल मुकम्मल लिखा है। खुद पे भरोसा करो। मेरी बड़ी बहन का शुक्रिया, जिसने बगैर ये जाने कि वक्त मेरी तहरीर है, मेरी बहुत मदद की है। आयशा, जिसने वक्त का पहला गैर एडिट शुदा और इंतहाई रफ ड्राफ्ट पढ़ा, लेकिन फिर भी मुझे सराहा। फायजा, जिसने मुझे लिखने के लिए हौसला दिया। आमना मनाहिल, जिन्होंने वक्त को सबसे पहले प्रमोट किया। वो आज तक इस बात को गैर ज़रूरी समझती हैं, लेकिन मेरे लिए एक एहसान है। मरियम मुज़फ़्फ़र, तुमने वक्त के सफ़र में मेरी बहुत मदद की। हर चीज़ के लिए शुक्रिया। एग्जिस्ट करने के लिए शुक्रिया। सालिया ईमान, जिसने वक्त को किताबी शक्ल में लाने के लिए मेरी बहुत मदद की। अगर सालिया ना होती तो मैं ये काम कभी मुकम्मल ना कर पाती। तुम्हारा शुक्रिया। अलीना हमीद, जिन्होंने वक्त की प्रूफ रीडिंग की। गुल, जिससे 3 दिन के शॉर्ट नोटिस पे मेरी किताब की एक अहम गलती दुरुस्त की। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया मेरे ऑनलाइन रीडर्स का। आप सब मेरा सपोर्ट सिस्टम है। आप सब बहुत कीमती हैं। मैं यहाँ एक एक का नाम नहीं लिख सकती, लेकिन मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। मेहरुलनिसा शामिर, तारकोल की खाली सड़क इस वक्त खून से तर थी। कोई 27 या 28 वर्ष का नौजवान इस वक्त सड़क पर पड़ा कर रहा था। उसके आसपास खून था। सुर्ख सयाल उसके जिस्म से निकलता हुआ सड़क को भिगो रहा था। दर्द हद से सवा था। उस नौजवान के पेट और बाजू पे गोली लगी थी। ये उसके दुश्मनों का काम था। ये बात वो जानता था। उसे दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो बर्दाश्त कर रहा था। ना जाने क्यों उसे कराहने में एक मसनूईपन सा महसूस होता था, जैसे वो ये सब जानबूझ के कर रहा था। उसका फ़ोन उसकी पैंट की जेब में था। वो चाहता तो पुलिस या फिर किसी घर वाले या दोस्त को कॉल करके बुला सकता था। अस्पताल भी करीब ही था।
वो अगर चाहता तो बहुत मुश्किल से ही सही, लेकिन किसी तरह वहाँ जा सकता था। लेकिन शायद वो इस दर्द से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। वक़्फ़े-वक़्फ़े से कराहने के बाद वो चुप हो जाता था, बिल्कुल साकित। शायद वो इस खेल से महसूस हो रहा था। तकरीबन 5 मिनट बाद उसे दूर से एक गाड़ी की हेडलाइट्स अपनी आँखों में चुभती महसूस हुई थीं। उसे नागवारी से उस गाड़ी को करीब आते देखा था। चंद लम्हों बाद ही वो गाड़ी उससे बिल्कुल करीब आती नज़र आई थी। गाड़ी के शीशे शायद खुले थे, क्योंकि वहाँ से किसी की चीख-चीख के बोलने की मद्धम सी आवाज़ उसे यहाँ तक सुनाई दे रही थी। उसे चलाने वाली शायद एक लड़की थी, जो कि बगैर सड़क पे ध्यान दिए मोबाइल पे किसी से कॉल पे बात करते हुए बुरी तरह चीख रही थी। उससे पीले और हरे रंग के इम्तज़ाज का जोड़ा पहन रखा था। वो लड़की अब भी चीख रही थी, जब मैंने आपसे कहा भी था कि वो ड्रेस नताशा पहन चुकी है और अब मैं किसी सूरत उस ड्रेस को हाथ नहीं लगाऊंगी, तो किससे पूछ के खरीदा वो ड्रेस? मुकाबिल शायद हक में कुछ बोल रहा था कि गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में उसकी नज़र सामने सड़क पे पड़े वजूद पे पड़ी थी। उससे फुल स्पीड से ब्रेक लगाई। गाड़ी के टायर बुरी तरह चरचराए थे। उसे लगा था कोई चर्सी या कोई फ़कीर वहाँ सो गया होगा। गुस्से से लाल वो कार से बाहर निकली, लेकिन सामने वाले की हालत देखकर बेख्तियार दोनों हाथ होंठों पे रख लिए और अपनी चीख का गला घोंट दिया। सड़क पे पड़े नौजवान ने बामुश्किल आंख खोल के सामने खड़े वजूद को देखना चाहा, लेकिन बसारत धुंधली हो रही थी। अब भी वो लड़की फटी-फटी आँखों से उसको देख रही थी। फ़ोन उसके काँपते हाथों से छूट चुका था। वहाँ से अब भी किसी के हेलो हेलो की आवाज़ आ रही थी। हाले, क्या तुम सुन रही हो? फ़ोन से आती आवाज़ ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब खींची थी। उसने मरे-मरे हाथों से फ़ोन उठाया और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उससे रोशनी में सामने पड़ा वजूद तो देखा था, लेकिन उसके जिस्म से निकलते खून से तर रोड को नहीं, वरना वो गाड़ी से बाहर आने की हिम्मत नहीं करती। अब वो तेज़-तेज़ कदम उठाती अपनी गाड़ी की जानिब चल रही थी कि उस ज़ख्मी की आवाज़ से उसके कदम ज़ंजीर किए थे। "म मेरी मदद कर दो।" ज़ख्मी की घुटी-घुटी आवाज़ उसको सुनाई दी थी, लेकिन वो मुड़ी नहीं। चंद लम्हे, चंद साँसें वो वहीं जमी खड़ी रही। उसने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि एक बार फिर उसकी आवाज़ लड़की की समाज से टकराई थी। "रुक जाओ प्लीज़।" वो बदकत बोल पा रहा था और वो लड़की मुड़ी थी। अगर हालिद सुल्तान को पता होता कि पीछे मुड़ के देखने से उसकी ज़िंदगी इतनी तब्दील हो जाएगी, तो 1 मिनट यहाँ ना रुकती। वो कदम-कदम चलती उसके करीब आ चुकी थी और अब घुटनों के बल उससे करीब बैठ चुकी थी और अपना चेहरा उससे करीब करके उससे उसकी हालत पूछ रही थी। उस ज़ख्मी हालत में भी उसकी आँखों में तख़य्युर उतर आया था कि रात के इस पहर ये लड़की एक ज़ख्मी को देख के यहाँ से भाग क्यों नहीं गई? उसकी आवाज़ से नहीं भी रुक क्यों गई? उस लड़की के आने से पहले यहाँ से एक गाड़ी और एक बाइक गुजरी थी, लेकिन एक ज़ख्मी को देख के वो भाग खड़े हुए कि कहीं उनके गले ही ना पड़ जाए। और ये लड़की अपने कंधे के झंझोड़े जाने पे उसे एहसास हुआ कि वो उससे कुछ पूछ रही थी। तुम कौन हो? क्या हुआ है तुम्हें? क्या मैं तुम्हारे घर वालों को कॉल करूं? नंबर बताओ मुझे अपना। तुम सुन रहे हो मुझे? वो उसको बोलने का मौका दिए बगैर अपनी कही जा रही थी। या अल्लाह, मैं क्या करूं इसका? वो बड़बड़ाई। सुनो, तुम कुछ बोलोगे तभी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। बोलो भी। अब वो झुंझलाई थी उसकी खामोशी से। मेरा कोई नहीं है। तभी उस जख्मी वजूद की सर से सरगोशी उसके कानों से टकराई। उससे बेख्तियार खौफ महसूस हुआ था। क्या मैं इससे हमदर्दी करके गलत तो नहीं कर रही? उसे अपने ख्यालों से उस जख्मी की आवाज़ से निकाला था। क्या आप मुझे अस्पताल ले जाएंगी? मैं अब जीना चाहता हूँ। ये अल्फाज कहते हुए वो खुद हैरान था। थोड़ी देर पहले तक वो यहाँ सिसक-सिसक के मरने को तैयार था और अब वो ज़िंदा रहना चाहता था। लेकिन क्यों? उस लड़की को देखते ही उसे ज़िंदा रहने का फ़ैसला कर लिया। एक गाड़ी वाले और बाइक वाले को उससे क्यों चुपचाप गुज़र जाने दिया? अगर उसे जीना ही था, वो इतना कमज़ोर तो नहीं था कि किसी से मदद के लिए यूँ मिन्नत करता, वो भी एक लड़की से। देखो, मेरे साथ कोई चालाकी की तो जान से मार दूँगी तुम्हें, समझे? हेल्प कर रही हूँ, मोहसिन हूँ तुम्हारी, धोखा दिया तो देख लेना। वैसे करनी तो नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, लेकिन क्या करूँ? इतना बड़ा दिल है मेरा। उसकी बात पे वो ख़्यालों से बाहर आया था। अब वो उसको उठने का कह रही थी। दर्द को बर्दाश्त करते वो बामुश्किल उठने की कोशिश करने लगा। उस लड़की ने उस नौजवान को उठने में मदद दी। वो खड़ा हो चुका था, लेकिन इतनी सी कोशिश में मुकाबिल बुरी तरह हाँफ चुकी थी। अल्लाह, क्या खाते हो तुम? वो हाँफते हुए बोली थी। अब वो उसका बाजू अपने कंधे पे डाल के उसको गाड़ी तक लेके जा रही थी।
इस सारे वक्त में वो ज़ख्मी चुप रहा था। नौजवान को पैसेंजर सीट पे बैठाकर उससे गाड़ी स्टार्ट की थी। नाम क्या है तुम्हारा? लड़की ने सवाल किया था। नौजवान हन्नू खामोश ही था। मेरा नाम हाले सुल्तान है। अब तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है? नफरा तो देखो, साथ ही बड़बड़ाई थी। उमर, उमर खयात। वो नकाहत से बोला था। अब के हाले को शर्मिंदगी हुई थी। वो जख्मी था और वो उससे कैसे सवाल पूछ रही थी। तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? हाले ने फिक्रमंदी से पूछा था। नहीं, यकलफ्सी जवाब आया। हम जल्दी पहुंच जाएंगे। हाले ने उसको तसल्ली दी थी, लेकिन काफ़ी देर बाद भी उसकी तरफ से कोई जवाब न पाकर हाले भी खामोश हो चुकी थी। बाकी रास्ता खामोशी से कटा था। अस्पताल के दरवाजे पे पहुंचते ही वो बगैर कुछ कहे कार से उतर गई थी। 5 मिनट बाद उमर हयात नामी उस जख्मी को 2 वार्ड बॉयज़ के साथ आती दिखाई दी थी। दर्द अब बर्दाश्त से बाहर था। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी थीं। उसकी बसारत अब धुंधली पड़ चुकी थी। आखिरी अल्फाज जो उससे सुने थे वो ये थे। मेरा शौहर है ये डॉक्टर साहब, ऐसे कैसे नहीं करेंगे आप इलाज? देखें बीबी, ये पुलिस केस है। हम पहले पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। और अगर तब तक मेरा शौहर मर गया तो क्या करेंगे आप? ये आपका मसला है, हमारा नहीं। अपनी सुर्ख होती आंखों से वो चंद लम्हे डॉक्टर को देखती रही। जब से वो आई थी तब से यही बहस चल रही थी। इस वक्त रात के 3 बज चुके थे। अब तक ना जाने घर में बच्चों उसके लिए कितने झूठ बोल चुकी होंगी। अब उसकी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी और सामने खड़ा डॉक्टर अब अपने फ़ोन के बटन दबा रहा था। शायद वो पुलिस को कॉल कर रहा था। अगर पुलिस आ जाती तो क्या होता? पापा को पता चल जाता कि वो मुद्दत हाले की दोस्त के घर पे नहीं थी, बल्कि सड़कों की हाँक छान रही थी। ये भी कबूल था, लेकिन वो इस वक्त रात के 3 बजे एक अनजान ज़ख्मी आदमी को अपनी गाड़ी में बिठा के अस्पताल लेके आई है, तो उसकी मौत पक्की थी। उसका ज़हन अब जमा तफरीक कर रहा था। इससे पहले कि डॉक्टर पुलिस को कॉल करता, उसने डॉक्टर का फ़ोन उसके हाथ से उचक लिया था। 1 मिनट डॉक्टर साहब, मैं कॉल कर लेती हूँ। जैसी आपकी मर्ज़ी। ये कह के डॉक्टर आगे बढ़ गए, जबकि हाले अब इस सोच में थी कि क्या किया जाए। डॉक्टर से बहस में वैसे भी 10 मिनट बर्बाद हो चुके थे। इस वक्त ऐसा कौन था जो उसकी मदद करता? बच्चों, वो तो खुद इतनी डरपोक है। मुद्दत, यार, उसका तो आज मायूं है। फराज, ओ नहीं, उसको तो आते हुए भी 2 घंटे लग जाएंगे। कौन यहाँ जल्दी आ सकता था? और फिर अचानक उसके जहन में कुछ क्लिक हुआ। एक शख्स अब भी था जो उसकी मदद कर सकता था, जो हाले के कहने पे आग में भी कूद सकता था। उसका ख्याल आते ही हाले की आंखें चमक उठी थीं और अब उसकी उंगलियां हारून शहद का नंबर डायल कर रही थीं। तकरीबन 10 मिनट बाद हारून अस्पताल के कॉरिडोर में आता दिखाई दिया था। उसकी आंखें सुर्ख थीं और बाल बिखरे हुए। वो यकीनन नींद से जागा था। हाले को अपने सामने देख के वो दौड़ता हुआ उस तक आया था। हाले, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहाँ लगी है? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? डॉक्टर कहाँ है? तुम कैसे कार चल? उफ़्फ़ो, बस भी करो यार। वो झुंझलाई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये आदमी उमर की तरफ इशारा करके कहा, इसका एक्सीडेंट हो गया है मेरी कार से। डॉक्टर से बात करो, इसका इलाज शुरू करा दो प्लीज़। लेकिन ये सब मैं बाद में समझा दूंगी। अच्छा, मैं अभी आया। ये कह के वो डॉक्टर के कैबिन की तरफ बढ़ गया और फिर हाले सुल्तान ने 5 मिनट बाद 2 मेल नर्सिस को उमर हयात को आईसीयू में ले जाते हुए देखा और आसूदगी से आंखें मूंद लीं। लेकिन अभी कहाँ? अब बताओ मुझे, ये क्या चक्कर है? अपने अक्स से आती हारून की आवाज़ पे वो जी भर के बदमसा हुई थी। इस वक्त मैं बहुत थक चुकी हूँ यार, बाद में बता दूंगी। वो कोफत से बोली थी। हाले, मुझे पागल बनाना बंद करो। इस लड़के को गोली लगी है। ये पुलिस केस है। कि उसकी आवाज़ में गुस्सा था। अच्छा, ये तो बताओ, तुमने उस खड़ूस डॉक्टर को क्या बताया जो इलाज करने को तैयार हो गया? हाले का अंदाज टालने वाला था। मेरा बाप एमएनए है, या कुछ और कहने की ज़रूरत थी? यार, कितने मज़े हैं ना तुम्हारे। वो अब भी अस्सी मौजू से बचना चाहती थी। हाले, डोंट प्रिटेंड टू बी इनोसेंट। मुझे पूरी बात बताओ। हारून की कोफत में इजाफा हुआ। अच्छा सुनो, मैं गुजर रही थी एक रोड से और फिर हाले ने उसको पूरी रात सुना दी थी। और हारून के तो काटो तो लहू नहीं बदन में। काफ़ी देर बाद वो बोला तो उसकी आवाज़ में हैरत थी, गुस्सा था, बेबसी थी। हाउ कैन यू डू दिस? हाउ डेयर यू हाले? आई कांट प्ले विट। आई जस्ट कांट। वो तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं कर सकता था? हाले, तुम सोच भी नहीं सकती। उसको गोली लगी है। वो गुंडा हो सकता है,
दहशतगर्द हो सकता है, रेपिस्ट हो सकता है। वो 2 मिनट के अंदर तुम्हें मार के तुम्हारी लाश को ठिकाने लगा देता। और तुम्हें ज़रा खौफ नहीं आया? तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया हाले तुम? उफ, बस भी करो। वो उसकी बात काट कर बोली थी, मैं जिंदा सलामत खड़ी हूं ना तुम्हारे आगे, कुछ नहीं हुआ मुझे। बको मत, वो चिल्लाया था। तुम अभी घर जाओगी, अभी और इसी वक्त। वो उसको बाजू से पकड़ते हुए बोला था, हारून मेरी बात सुनो, मुझे वहां रुकना था। वो आदमी बस 10 मिनट। हारून प्लीज बात सुनो, मैं उसको देखना चाहती हूँ, उसको जरूरत होगी उसके बिल्स पे। वो उसका बाजू पकड़ते हुए उसे ले जा रहा था और उसी लम्हे वो रुका। बस हाले, बस, इस वक्त मेरे जब्त का मजीद इम्तिहान ना लो। तुम घर जाओगी। वो लड़का मरता है तो मरे, जहन्नुम में जाता है तो जाए, लेकिन तुम हाले, तुम घर जाओगी। और अब मैं तुम्हारी ज़ुबान से एक लफ्ज़ ना सुनूं। उनकी बात अभी आधे में थी जब उन्होंने डॉक्टर्स को आईसीयू से बाहर आते देखा। वो दोनों अजनबे से उनको अपने करीब आते देखते रहे। देखें, पेशेंट का खून काफ़ी बह गया है, आप लोग फौरी तौर पर ब्लड का इंतज़ाम करें। ब्लड ग्रुप क्या है उसका? हारून ने बेतासु लहजे में पूछा था। ओ नेगेटिव। आपको जल्दी करना होगी, ये अर्जेंट है, उनको ब्लड की सख्त ज़रूरत है। अब क्या हारून भी परेशान हो गया था। कुछ भी हो, वो एक इंसान था, इतना बेहिस नहीं था कि किसी को मरता देखे। आप अरेंज कर दें, हम पे कर देंगे। हारून ने हल निकाला था। ये रेयर ब्लड है, इस वक्त हम अरेंज नहीं कर सकते, आपको खुद कुछ करना होगा। आप दोनों में से कोई भी दे सकता है जिसका ब्लड ग्रुप मैच हो जाए। आप किसी ब्लड बैंक से चेक कर लें। हारून ने हिम्मत नहीं हारी थी। ये सब आपका काम है। इस वक्त अस्पताल के ब्लड बैंक में सिर्फ एक ही बोतल है इस ग्रुप की। वो हम आपको तब दे सकते हैं जब आप बदले में एक बोतल अरेंज करवा दें। और आपके पेशेंट की हालत काफ़ी नाजुक है। आपके पास 15 मिनट हैं, हमें बता दें जल्दी। इस पूरे वक्त में हाले बिल्कुल पुरसुकून सी खड़ी थी। डॉक्टर, हमें बस 2 मिनट दे दें। हाले मुतमिन सी बोली थी। डॉक्टर वापस मुड़ गए थे। हारून गौर से हाले को देख रहा था और अगले ही लम्हे वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। नहीं हाले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, अपने जहन से ये सोच निकाल दो। हारून, मेरा और उसका ब्लड ग्रुप सेम है। वो पुरजोश सी थी। बिल्कुल भी नहीं, मैं खुद जाके उसका गला दबा दूंगा अगर तुमने ऐसा कुछ सोचा भी। तुम नहीं दोगी खून, समझी तुम? मैं ये नहीं करने दूंगा। यार, ये एक एडवेंचर होगा, समझो तो सही। मैंने आज तक ब्लड डोनेट नहीं किया, मुझे फील करने दो, मैं देखना चाहती हूँ कैसा महसूस होता है किसी को अपना खून देकर। हरगिज़ नहीं, ये नहीं होगा। मैं पता करता हूँ किसी ब्लड बैंक से, मैं अरेंज कर लूँगा। वो अब चिढ़ के बोला था। हाले ने चंद लम्हे उसकी आंखों में देखा था। हारून बेबसी से उसको देखता रहा और फिर हारे हुए अंदाज में गर्दन झुका दी। वो अपनी बात मनवाना जानती थी। आई हेट यू फॉर दिस। वो दबा दबा चिल्लाया था। हाले ने गोया सुना ही नहीं। हाले ने डॉक्टर से बात कर ली थी। कुछ ज़रूरी टेस्ट के बाद अब वो एक बेड पे लेटी थी। एक 30-35 साल मसी नर्स उसकी कलाई पे कनोला फिक्स कर रही थी। वो जितनी मुतमिन थी, हारून उतना ही बेचैन। आराम से लगाओ, तुमने तो बाजू सुख कर दिया है इसका। वो नर्स को छेड़ रहा था। सर, आप लगा लें आकर, अगर अपनी बहन की इतनी फिक्र हो रही है। वो नर्स शदीद कोफत ज़्यादा नजर आती थी। हाले ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। तुम मुझे सिखाओगी? बहन नहीं है ये मेरी, समझी तुम? काम करो अपना, यहाँ लोगों के रिश्ते ना बनाने लगो जाओ। शोहर तो इनके अंदर है, भाई ही होंगे ना आप। मुझे सिखा रहे हैं जैसे 10 साल से यहाँ झक मारती रही हूँ मैं। वो अब भी चली कुटी लगती थी। मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा अस्पताल की इंतजामिया से। 2 मिनट के अंदर यहाँ से गायब हो जाओ, वरना इस जॉब से हाथ धो लोगी तुम। वो बड़बड़ाती हुई वहाँ से निकल गई थी। जैसे जैसे खून की बोतल भरती जा रही थी, हारून का दिल बैठता जा रहा था। यार, ये बहुत ज़्यादा भर गई है, अब क्या सारा खून निकाल लेंगे? नर्स, चलो अब इसको हटाओ भी, तुम लोग तो कसाई ही बन गए हो। हारून एक और नर्स से कह रहा था। हारून प्लीज़, तुम चुप करके नहीं बैठ सकते। हाले को कोफत हुई थी, लेकिन जवाब नदारद। ये भी एक अंदाज था कि वो नाराज़ है उससे। करीब 1 घंटे बाद हारून तने हुए तासुरात के साथ हाले के साथ चलता हुआ अपनी कार तक आया था। हाले को कार में बिठाने के बाद वो ड्राइविंग सीट पे आगे बैठा था और हाले भी खामोशी से बैठ चुकी थी। उसका दिल चाह रहा था हाथ बढ़ाकर म्यूज़िक ही ऑन कर दे, लेकिन खुद पे जबर किए बैठी रही। म्यूज़िक के बगैर उसका 1 मिनट भी नहीं गुजरता था। कचा के इतना लंबा सफ़र। काफ़ी देर खामोशी छाई रही। उसके बाद हारून ने बोलना शुरू किया था। मैंने शाम तुम्हें कॉल की थी, तुमने कहा तुम मुद्दत के घर रुकोगी रात, और रात के 3 बजे तुम कहती हो तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। मैं मरने वाला हो गया था ये सुन के हाले।
यहाँ आके मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि हाले बीबी एक अनजान आदमी को अपना शोहर कह के उसका इलाज करवा रही हैं और फिर उसको ब्लड भी डोनेट करना है बीबी ने। तुम्हें कुछ अंदाज़ा है अगर वो लड़का कुछ कर देता या फिर पुलिस आ जाती? चलो वो भी छोड़ो, अस्पताल में कोई अकेली लड़की समझ के कुछ कर देता? हाले हर कोई भरोसे के काबिल नहीं होता है, तुम्हें पता है पूरा। अच्छा अब बस करो और मेरी सुनो। हाले जैसे बोर हो चुकी थी उसकी तकरीर से। मैंने जब इसको सड़क पे देखा पहले मैं वाकई डर गई थी। तुम सबका ख्याल भी आया था, ये भी सोचा था कि वो मेरे साथ बुरा कर सकता है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए मैंने खुद को उसकी जगह पे रखा और बस मैंने उसकी मदद करने का फैसला कर लिया। और ब्लड डोनेट करना सवाब है। और अब अगर तुमने एक लफ्ज़ भी और कहा तो मैं कार से उतर जाऊंगी और आइंदा कभी तुम्हें मदद के लिए नहीं। अच्छा अच्छा बस अब, उसकी बात काटते हुए बोला था। ज़्यादा झांसी की रानी बनने की ज़रूरत नहीं, बड़ी आई। आई एम स्टिल शॉक्ड, तुम उसका खून देख के भी नहीं डरी। अब तुम चुप करोगे या मैं यहाँ से कूद जाऊँ? अच्छा रिलैक्स, ये बताओ अब इसका क्या करना है? हारून ने अब के कंधे ढीले छोड़े। क्या मतलब क्या करना है? उसका इलाज होगा और वो चला जाएगा जहाँ से आया था। तुमने उसके बिल्स तो क्लियर कर दिए ना? अब इतना भी कंगला नहीं हूँ। उसकी बात पे वो हल्का सा हंसी थी। उसे हंसते देख के हारून भी मुस्कुरा दिया था। कहाँ छोड़ूं, अपने घर या मुद्दत के? मुद्दत के घर छोड़ दो। इस वक्त जाओगी बुरा नहीं लगेगा? वो मोड़ काटते हुए बोला। आज सारी रात जागने का इरादा था, वहां तो कोई मसला नहीं होगा। अभी तक सब शुगर लगा रहे हैं, मैंने मैसेज करके पूछ लिया है। तुम वीक तो फील नहीं कर रही? नहीं मैं ठीक हूँ, एनर्जी ड्रिंक काम दिखा रही है। वैसे तुमने उसको अपना शोहर क्यों कहा? अभी तक दिल जल रहा है मेरा। वो अपने चेहरे के सावे बिगाड़ के बोला था। वो हैंडसम ही इतना था। हाले मुस्कुराहट दबा के बोली थी। बदले में हारून ने उससे घूरी से नवाजा था। बको मत, वो बिगड़ कर बोला। यार मैं क्या बोलती, मुझे पता था वो उसको ऐसे एडमिट ना करते। बेचारा बहुत जख्मी था, रहम आ गया मुझे। इतने में वो मुद्दत के घर पहुंच चुके थे। कल आना मेहंदी पे, ओके? तुमने आज बहुत गलत किया है, मैं इस बारे में तुमसे बात करूंगा कल। माफ़ नहीं किया मैंने। अंदर जाओ, अब सुबह लेने आऊँगा मैं। अच्छा सुबह वक्त पे आ जाना, अस्पताल चलेंगे। मैं उसको देखना चाहती हूँ। मैं टांगे तोड़ दूंगा। वो गुर्राया था। अच्छा अच्छा देख लूँगी तुम्हें, सुबह 10 बजे आ जाना। और फिर बगैर उसकी कोई बात सुने हाले गेट के अंदर चली गई। वो भी ठंडी सांस भरता गाड़ी में जा बैठा था। अब ये तो तय था कि सुबह 10 बजे हारून शायद आएगा और हाले को अस्पताल ले जाएगा। फजर की आज़ान बुलंद हो चुकी थी। आज़ान की आवाज़ सुन के वो कलमा पढ़ती उठकर बैठी थी। कुछ पल यूं ही बिस्तर पे बैठे रहने के बाद उठी। पैरों में स्लीपर ओढ़स कर वो वज़ू करने वॉशरूम में बंद हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर निकली तो उसके चेहरे से पानी के शफाफ कतरे टपक रहे थे। उससे चाय नमाज बिछाई और सुन्नत की नियत बांध दी। थोड़ी देर बाद जब उससे दुआ के लिए हाथ उठाए तो उसके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कुराहट थी। या अल्लाह, वो शख्स जो मेरे दिल का चैन है उसे जल्द मेरे सामने ले आओ। मेरे मालिक, उस शख्स के अलावा ये दुनिया बेरंग है। आपको तो पता है, जी चाहता है वो सामने बैठे और मैं उसको देखती जाऊं। या अल्लाह, वो क्यों है इतना प्यारा? उसके अल्फाज बेरफ थे, लेकिन अगर कोई उसकी मुस्कुराहट देख लेता तो समझ जाता कि ये शख्स मेहरमा के लिए सारी दुनिया है। वो चाय नमाज तय करके उठी। बेड की साइड टेबल से मोबाइल उठाया और हाले को कॉल मिलाने लगी। तीसरी बेल पे कॉल रिसीव हो चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम हाले, कैसी हो? उससे मोहब्बत से पूछा। महर प्लीज़, इस वक्त सोने दे। क्या सुबह सुबह आपको कोई काम नहीं? वो जो 1 घंटे पहले सोई थी, महर की कॉल से बुरी तरह बेजार हुई थी, लेकिन महर के चेहरे पे हन्नूस शर्म सी मुस्कुराहट थी। नमाज पढ़ लो मेरी बहन। अच्छा ना, पढ़ लूँगी अभी, मैं कॉल काट रही हूँ। और उससे कॉल काट भी दी थी। महर ने मुस्कुरा के सर को नफ़ी में हिलाया और इस ज़ेरे लब कहा, ये नहीं सुधरेगी। वो बड़बड़ाते हुए नाश्ता बनाने चली गई। दूसरी तरफ हाले की नींद खराब हो चुकी थी। वो तब तक आसान को नज़रअंदाज करती थी जब तक अम्मा या महर में से कोई नमाज़ पढ़ने का ना कह दे। जैसे ही किसी ने कह दिया, लो जी, हाले का सुकून गारत हो गया। और अब जब तक वो पढ़ ना लेती उसका सुकून ना आता। इसीलिए मुंदी मुंदी आंखों से उठी और बाथरूम की तरफ चल दी। बाहर से आता म्यूज़िक का शोर भी ज़रा देर को थमा था। वज़ू करके उससे नमाज़ पढ़ी। उसकी नमाज़ बहुत लंबी होती थी। वो नहीं पढ़ती थी तो नहीं पढ़ती थी, लेकिन जब पढ़ने खड़ी होती तो बड़े ही खुशू खुसूस के साथ पढ़ती थी। दुआ मांग के जब वो उठी तो उसे बेख्तियार रात वाला वाक़या याद आया
झुरझुरी लेके उसने सर को झटका और फ्रेश होने चल दी, क्योंकि नींद तो अब आनी नहीं थी। मामा, नाश्ता तैयार है? मेहरबान ने किचन में आते हसीना बेगम से सवाल किया था। हाली का फ़ोन आया था क्या? उन्होंने पूछा। जी मामा, उससे बात हो गई है। अच्छा, कब तक आ रही है वो? शाम तक आ जाएगी। क्यों शाम तक? क्यों अभी क्यों नहीं आ रही? रात तो रुक ली ना वहाँ, अब और क्या चाहिए? मामा चले नाश्ता करते हैं, फिर बात करेंगे। वो उनको बहलाते हुए बोली थी, और फिर वाकई उनका ध्यान उस बात से हटा गई थी। यूसुफ सुल्तान अपने इलाके के ज़मींदार थे। उनकी शादी उनकी कज़न रिफ़त आरा से हुई थी, जिससे उनकी 3 औलादें थीं। सबसे बड़े मेराज सुल्तान, दूसरे शम्स सुल्तान और सबसे छोटी बेटी नगीन सुल्तान थी, जिसकी पैदाइश के वक्त उनकी बीवी की वफ़ात हो गई, और उनकी वफ़ात के बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। जबकि उनके बच्चे भी काफ़ी छोटे थे। उनकी सारी औलादों में 2-2 साल की उम्र का फ़र्क था। यूसुफ सुल्तान ने उनकी परवरिश बहुत मुश्किल मगर बहुत अच्छे तरीके से की थी। उनकी पढ़ाई और तरबियत से लेकर उनकी शादियों तक उन्होंने कभी भी अपनी मर्ज़ी मुसल्लत नहीं की थी। सवाए नगीन की शादी के मामले में मिराज सुल्तान ने अपनी पसंद की शादी की थी। शम्स सुल्तान की पसंद फरवा बेग थी, जो कि नगीन की बेस्ट फ्रेंड थी। लेकिन शादी से पहले तक जैसे ही उनकी शादी शम्स से हो गई थी, नगीन ने उनको भाभी तो क्या दोस्त मानने से भी इनकार कर दिया था। यूसुफ सुल्तान ने अपने दोनों बेटों की शादी साथ ही की थी। मिराज सुल्तान की बीवी हसीना बहुत अच्छी बीवी और बेहूद साबित हुई थी। वो बहुत साबिर और शाकिर थीं। अल्लाह ने उनको शादी के 10 साल बाद औलाद जैसी नेमत से नवाजा। तो जहाँ सुल्तान मंजिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई थी, वहीं फरवा बेगम तैश में आ गई थीं। हालांकि अल्लाह ने उनको शादी के पहले ही साल सफ़ीर सुल्तान से नवाजा था। हसीना जितनी नरम मिजाज थी, फरवा उतने ही अक्खड़, बदतमीज़ और काया थी। यूसुफ साहब की सबसे छोटी और महबूब औलाद नगीन सुल्तान ने मोहब्बत की शादी की थी। यूसुफ सुल्तान ने बहुत मुखालफत की। गुस्सा, मिन्नत समाजत क्या था जो उन्होंने नहीं करके देखा था, लेकिन वो डटी रही। आखिरकार यूसुफ सुल्तान उनकी ज़िद के आगे हार गए और उनकी शादी वहाज खान से हो गई। नगीन सुल्तान ने वहाज के साथ सिर्फ चंद महीने ही सुकून के गुजारे थे, और फिर लड़ाई झगड़ा, यहाँ तक कि वो नाजों वाली लड़की को जानवरों की तरह मारने से भी गुरेज नहीं करते थे। और फिर आखिरकार 1.5 साल बाद नगीन सुल्तान तलाक का कागज़ दिए एक बेटी मेहरमा वहाज के साथ। एक बार फिर सुल्तान मंजिल आ गई थीं। दरअसल वहाज शराब और जुए के आदी थे। नगीन सुल्तान की सूरत उनको एक ब्लैंक चेक मिल गया था। शादी के कुछ माह तक नगीन उनको रुपए देती रही थी, लेकिन जो ही उनकी जमा पूंजी खत्म हुई, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। जिस मोहब्बत के लिए वो अपने भाई, बाप और घर को छोड़कर आई थी, वो तो शायद कहीं दूर जाकर सो गई थी। कभी कभी वो सोचती थी, क्या मोहब्बत इतनी जल्दी ख़त्म हो जाया करती है? क्या वहाज के लिए वो बस पैसे देने वाली मशीन थी? क्या उन्होंने पापा को नाराज़ करके गलत किया? क्या ये सब एक सज़ा है? और अगर सज़ा है तो कब ख़त्म होगी? क्या पसंद की शादी इतना बड़ा जुर्म है? अब उनके पास सोचने को अनगिनत मसाइल थे। सारा दिन वो या तो पछताती रहती या फिर सोचती रहती, और अगर इस दौरान एक बार भी वहाज घर आ जाते तो उनके मामूल में मार खाना भी शामिल हो जाता। अब कोई अगर उनसे पूछता पछतावा किसको कहते हैं, तो एक लम्हे की ताख़ीर के बगैर कहती, वहाज से शादी करना। एक दिन जब पैसे ना देने पर वहाज ने उनको हंटर से मारा था, तब उनकी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी थी। उन्होंने अपने चंद कपड़े बैग में ठूंसे और घर छोड़ने के इरादे से बाहर निकली थीं। तभी अचानक उन्हें एक ज़ोरदार चक्कर आया था, और इससे पहले कि वो गिरती, किसी के मजबूत बाजुओं ने उनको संभाल लिया था। जब उनको होश आया तो खुद को अस्पताल के बेड पे पाया। पास से यूसुफ सुल्तान बैठे फिक्रमंदी से अपनी औलाद को देख रहे थे। इस औलाद से उन्होंने सबसे ज़्यादा मोहब्बत की थी। इसको देख देख के वो जीते थे। ख़ानदान में कोई ऐसा घर नहीं था जहाँ से नगीन सुल्तान का रिश्ता ना आया। उनकी खूबसूरती के ख़ानदान में चर्चे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया अपने साथ, अपने बाबा के साथ? वो उनके चेहरे के ज़ख्मों को अपनी उंगलियों के पोरों से छू रहे थे। उनका होंठ सूजा हुआ था और माथे पर नील थे। जहाँ जहाँ से बाजू नजर आ रहे थे, वहाँ का हाल भी कुछ मुख्तलिफ ना था। दोनों बाप बेटी खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे। आखिरकार यूसुफ सुल्तान की नम आवाज़ ने उस खामोशी को तोड़ा था। कब से बर्दाश्त कर रही हो ये सब? उन्होंने सबसे पूछा था। 4 माह से।
नगीन ने सपाट से लहजे में जवाब दिया। क्यों? दोबारा सवाल हुआ था। पैसे मांगता है, कहता है बाप से लेके आओ। वो अब भी जज्बात से आरी लहजे में बोली थी। तो तुम क्यों नहीं आई मेरे पास? मैं नगीन सुल्तान हूँ बाबा। मेरी अना इतनी ऊंची ज़रूर है कि मैं भूखी मरना पसंद करूँगी। मैं दिन रात की मार बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन मांग के नहीं खाऊंगी। वो बेबसी से बस उसको देख के रह गए थे। मुझसे बात कर लेती, मुझे बता देती। क्या मुझ पे भरोसा नहीं था? बाबा आप जानते हैं, मैं अपनी गलती मान लेती हूँ। बचपन से रुद को उसकी सज़ा भी खुद ही देती हूँ। अभी मेरी सज़ा का वक्त है। जब ये सज़ा ख़त्म होगी तब पूरी दुनिया देखेगी। मैं उंगली से अपने सीने पर दस्तक दी। नगीन सुल्तान, उसका करती क्या हूँ? और इस मासूम वजूद का क्या कसूर है? इसके लिए कौन सी सज़ा मुंतहिब की है तुमने? इस वक्त हसीना अस्पताल के रूम में दाखिल हुई थी। नगीना ने नासमझी से बाप को देखा और यूसुफ सुल्तान के सब्र की हद खत्म हो चुकी थी। वो लंबे लंबे डाक भरते वहाँ से निकल गए थे। भाभी, ये बाबा क्या कह रहे थे? हसीना बेगम ने अफसोस से अपनी नंद की हालत देखी थी। क्या थी वो और क्या हो गई थी? तुम माँ बनने वाली हो। हसीना ने उसके सर पे पंप फोड़ा था। वो हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात से अपनी भाभी को देखने लगी थी। भाभी, ये क्या ये सच है जो आपने अभी कहा? क्या ये? या अल्लाह, मैं कैसे बेखबर रही? भाभी, मेरा बच्चा ठीक तो है ना? मतलब आज जो कुछ हुआ उसके बाद? वो खुद को पढ़ने वाली मार को जो कुछ का नाम दे रही थी। भाभी कुछ बोले ना। वो उनके मुंह से कुछ सुनने को बेताब थी। हाँ ये सच है, लेकिन तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? उससे जो कुछ तुम्हारे साथ किया है उसके बावजूद तुम उसका बच्चा पैदा करोगी? आज अगर बाबा तुम्हें यहाँ ना लेकर आते तो ये बच्चा होता ही नहीं। और तुम? भाभी बस चुप हो जाए, बहुत सुन लिया मैंने। वो बोली नहीं थी, हुर्राई थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? आप मेरे बच्चे को मारना चाहती हैं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? ये खून है मेरा, और अगर किसी ने भी इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो मैं भूल जाऊंगी मेरा उससे रिश्ता क्या है। और यहाँ उनकी आवाज़ कांपी थी, गुस्से से, बेबसी से। हसीना बेगम को खुद भी एहसास हो गया था कि वो क्या कह बैठी हैं। आई एम सॉरी, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। हसीना बेगम ने शर्मिंदगी से कहा था और कमरे से बाहर चली गई। इसके बाद बाबा के लाख मना करने, भाइयों के लाख दिलासों के बावजूद वो एक पल को वहाँ नहीं रुकी थी। घर आकर उन्होंने वहाज को सब बता दिया। वो तो खुश हो गए थे। उन्होंने नगीन को मारना छोड़ दिया था, उनका ख्याल रखने लगे थे। वो उनसे इतनी मोहब्बत करते कि वो खुद हैरान थी। क्या ये चंद माह पहले वाला वहाज है? दिन सुकून से गुजर रहे थे। वहाज ने उनसे लड़ना तक छोड़ दिया था। वो बस इस दुनिया में नए आने वाले वजूद के लिए दीवाने हुए जा रहे थे। जिंदगी एकदम पुरसुकून हो गई थी। यूसुफ सुल्तान उस दिन अपने दोनों बेटों और दामाद के साथ शहर से बाहर किसी मजहबी इज्तिमा में शिरकत करने गए थे। जब नगीन के यहाँ बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आ गया था, हालांकि अभी कुछ दिन बाकी थे। हसीना ने वहाज को कॉल करके सब बता दिया था। उनके हाथ पैर फूलने लगे थे। वो जल्द से जल्द अपनी बीवी के पास इस मुश्किल वक्त में पहुंचना चाहते थे, लेकिन इस वक्त नगीन को अस्पताल ले जाना ज़्यादा ज़रूरी था। उन्होंने हसीना बेगम से कह दिया कि वो नगीन को अस्पताल ले जाएं, वो जल्दी पहुंच जाएंगे। यूसुफ सुल्तान और उनके दोनों बेटे भी असहद परेशान हो चुके थे, क्योंकि इस वक्त घर में सिर्फ नगीन और हसीना थीं और सब इसी वक्त घर के लिए रवाना हो चुके थे। हसीना बेगम ने बहुत मुश्किल से नगीन को संभाला था। फरवा भी घर पे नहीं थी। उनके भाई की बीवी का एक्सीडेंट हो गया था, वो भी अस्पताल में थी। उन्होंने अपनी भाभी को भी उसे अस्पताल आने का कहा। हसीना को भी ये मशवरा दुरुस्त लगा था। उन्होंने फौरी तौर पर एम्बुलेंस को कॉल की थी और उनको लेकर अस्पताल आ गई थी। आधे घंटे बाद यूसुफ सुल्तान को दो खबरें मिली थी। नगीन के यहाँ बेटी हुई है थी और फरवा बेगम की भाभी इस दुनिया से जा चुकी थी। फरवा पे तो गोया आसमान टूट पड़ा था। माँ बाप तो उनकी शादी के कुछ ही अरसे बाद वफात पा गए थे। भाई 2 माह कब जिगर के आरसे की वजह से फोत हो गए थे। उनके भाई अपनी बहन पे जान देते थे। उनकी भाभी भी बहुत अच्छी साबित हुई थी। फरवा का गम बहुत बड़ा था। सुल्तान मंजिल के सब मकीनों ने फरवा की हर तरह से दिलजोई की थी। वक्त पर लगा के उड़ रहा था। वहाज और नगीन को तो मेहरमा की सूरत एक नई जिंदगी मिल गई थी। यूसुफ सुल्तान के अंदेशे भी कम हो गए थे। नगीन को खुश देख के वो भी खुश हो गए थे, क्योंकि उन्होंने वहाज को माफ़ नहीं किया था, लेकिन अपनी बेटी की खुशी में खुश थे। और फिर 4 माह बाद ना जाने ऐसा क्या हुआ था कि नगीन अपना सब कुछ लुटा के
बाप के दर पे आन पड़ी थीं। उनको तलाक हो गई थी। यूसुफ सुल्तान ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके थे। उनको हार्ट अटैक हुआ था लेकिन वो बच गए थे। नगीन को इस हादसे के बाद चुप सी लग गई थी। न हंसती न बोलती थीं। कहीं कहीं घंटे चुपचाप पड़ी रहती। कोई 1000 दफ़ा भाई और भाभीयों ने तलाक की वजह पूछी थी लेकिन उनकी चुप नहीं टूटी थी। मेहरमा को हसीना बेगम ने अपनी आगोश में ले लिया था। उनको मामा कहती थी। उसी तरह 8 साल गुजर गए। उसी वक्त में अल्लाह ने हसीना बेगम को खालिद सुल्तान से नवाजा था लेकिन उनकी मोहब्बत मेहरमा से कम होने की बजाय और बढ़ गई थी। यही हाल फरवा का भी था। उन्होंने भी मेहरमा को बिल्कुल सफ़ीर जैसा प्यार दिया था। उनको जितनी नफ़रत नगीन से थी उससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत मेहर से थी। इन 8 सालों में भी नगीन की चुप का रोज़ाना टूटा था। अलबत्ता वह हाले को अपनी गोद में लेके घंटों उससे बातें करती थी। इसी तरह एक दिन हाले को सख्त बुखार हो गया तो हसीना बेगम के हाथ पैर फूलने लगे थे क्योंकि मेराज घर पे नहीं थे और शम्स और यूसुफ साहब हज पे गए हुए थे। भाभी की हालत देखते हुए नगीन ने हाले को उठाया और ड्राइवर को गाड़ी निकालने का कहा। हसीना हैरत से उनकी कार्रवाई देख रही थी। इन 8 सालों में नगीन एक बार भी घर से बाहर नहीं निकली थी। खैर अपनी हैरत को झटकती वो भी उनके साथ अस्पताल की जानिब चल दी। हाले का चेकअप हो गया था और अब 2 साल हाले पुप्पो की गोद में थी। गाड़ी थोड़ी ही दूर गई थी कि पूरी तरह ट्रैफिक में फंस चुकी थी। करीब आधे घंटे वहां फंसे रहने के बाद अचानक हाले की नज़र सड़क के पार बिल्ली के बच्चों पे पड़ी थी। सफ़ेद और भूरे प्यारे से बिल्ली के बच्चे। और अब उसने उस तरफ इशारा करके रोना शुरू कर दिया था। हाले बहुत ज़िद्दी थी। वो कभी भी इस तरह चुप ना होती। ट्रैफिक जाम था इससे हसीना बेगम ने ड्राइवर से एक बिल्ली का बच्चा उठा के लाने को कहा लेकिन नगीन ने अचानक से कह दिया कि खुद जाके लेके आएंगे। पहले तो हसीना बेगम ने रोकना चाहा लेकिन फिर कुछ सोचते हुए चुपचाप उन्हें जाने दिया। ये शायद उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। नगीन ने हाले को हसीना बेगम को थमाया और सड़क की उस तरफ चली गई थी एक प्यारे और सबसे छोटे बच्चे को लेकर। वो जूं ही मुड़ी थी उसी वक्त ट्रैफिक चल पड़ी थी। वो गाड़ी की खिड़की से झांकती मुस्कुराती हुई हाले को देख के खुद भी मुस्कुराती हुई गाड़ी की जानिब आ रही थी कि अचानक एक तेज़ रफ्तार ट्रक आया था और उनको कुचलता हुआ चला गया था। हसीना बेगम चंद लम्हे फटी फटी आंखों से ये मंजर देखती रही। ड्राइवर तब तक नीचे उतर के भागते हुए हादसे की जगह पे पहुंच चुका था। अब वो शायद एम्बुलेंस को कॉल कर रहा था। उन्होंने वहां से उठने की कोशिश की लेकिन उनका जिस्म हिलने से इनकारी था और फिर कांपते हाथों से उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला था और अंधाधुंध भागते हुए नगीन तक पहुंची थी। लोगों के रश को चीरते हुए वो अब उनके पास पहुंच चुकी थी। घुटनों के बल उनके करीब बैठ के वो अब नगीन से कुछ कह रही थी। अब वो उनका चेहरा अपने घुटने पे रख के उनको उठाने की कोशिश कर रही थी। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो रो रही थी, बेतहाशा रो रही थी। भाभी, नगीन सुल्तान की टूटी फूटी आवाज़ सुनाई दी थी। नगीन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम उठो, हिम्मत करो। इतने में एम्बुलेंस की आवाज़ भी करीब आने लगी थी। एम्बुलेंस कब आई, नगीन को कब उसमें डाला गया, हाले कहाँ थी, ड्राइवर उनसे क्या कह रहा था, उनको कुछ पता नहीं था। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो रो रही थी और बस रो रही थी। आप सब पूछते थे ना कि उसने मुझे तलाक क्यों दी। वो बहुत तकलीफ से बोल पा रही थी। जैसे वो एम्बुलेंस में आके बैठी थी उनको नगीन सुल्तान की टूटी फूटी आवाज़ आंसू में लाई थी। नगीन मेरा बच्चा, तुम चुप रहो। बस मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम ठीक हो जाओगी। भाभी, उसने कहा कि वो तोड़ तोड़ के अल्फाज अदा कर रही थी। अब वो बिला इरादा अपना चेहरा नगीन के पास से आई थी। भाभी, आज मुझे बोलने दे। वो तकलीफ और बेबसी से लफ्ज़ों को तोड़ तोड़ के अदा कर रही थी। अच्छा, मैं सुन रही हूँ, मैं सब सुनूंगी। उसने कहा कि, और अगले 2 मिनट नगीन सुल्तान मुसलसल बोली थी और हसीना को अपने चंद लम्हे कब बोले के अल्फाज पे जी भर के पछतावा हुआ था। मैं तुम्हें सुनूंगी। नगीन सांस लेने को रुकी थी। नगीन सुल्तान ने गोया हसीना की रूह निकाल दी थी। वो अल्फाज अल्फाज नहीं थे, कोड़े थे जो हसीना बेगम को लगे थे। नगीन, चुप हो जाओ खुदा के लिए। हसीना बदकत बोल पाई थी लेकिन नगीन नहीं सुन रही थी। वो बस बोल रही थी। इतने में वो अस्पताल पहुंच चुके थे। हसीना का दिल चाहा था कि वो नगीन के मुंह पे हाथ रख के उसको चुप करवा दें लेकिन उन्हें अपने हाथ बेजान महसूस हुए थे। मैं क्या बताती भाभी,
नगीन अब भी बोल रही थी, बल्कि वो बोल नहीं रही थी, एक पिघला हुआ शीशा था जो आज अपनी भाभी के कानों में उडेल रही थी। और फिर वो चुप हो गई थी। नगीन सुल्तान चुप हो चुकी थी, शायद हमेशा के लिए। 6 साल उन्होंने इस पल का इंतज़ार किया था कि नगीन उनको कुछ बताते, लेकिन बेसुध। आज उनकी ख्वाहिश पूरी हुई थी, लेकिन क्या उन्होंने ये चाहा था कि उन्हें ये सब कुछ इस तरह पता चले? नगीन सुल्तान की आंखें बंद हो चुकी थीं। आखिरी लफ्ज़ जो उन्होंने कहा था वो था, मेरी बेटी। कोई अब नगीन को स्ट्रेचर पे लिटा रहा था, कोई उनको दिलासा दे रहा था, कोई उनसे उनके घर के किसी मर्द का नंबर पूछ रहा था, लेकिन उनको कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। उनको उन लोगों के बस होंठ हिलते मालूम हो रहे थे। एक आवाज़ थी जो अब भी कानों में गूंज रही थी। हादसे की जगह से कुछ मर्द और औरतें उनके साथ अस्पताल तक आए थे, अकेली औरतें समझकर। भाभी, उससे कहा के। और बस उस आवाज़ के बाद कोई आवाज़ ना आती थी। नगीन के सिवा और कुछ सुनाई नहीं देता था। लोग उनको तसल्ली दे रहे थे कि उनकी अजीज़ नंद ठीक हो जाएंगी, लेकिन हसीना को ना जाने क्यों ये लगा था कि आज के बाद वो नगीन की आवाज़ नहीं सुन पाएंगी। जाते जाते तुम मुझे ही किस राज से आश्कार कर गई हो, उन्होंने खुद को कहते सुना। हसीना नहीं जानती थी कि ये राज नहीं, चाबक है, और अगले कई साल उनको ये चाबक खाना होगा, चुपचाप।